नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल पर परिचर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे क्या महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, क्या नहीं। तो और ये सभी आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य है, चाहे नेट जारो का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो शुरू करते हैं। आदिकाल की भूमिका क्या है कि आदिकाल की भूमिका क्या है। पहला पॉइंट है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है इसको 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। किसके समय का माना जाता है? महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अपभ्रंश नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। किसके शिलालेखों में मिलता है? बल्लभी के जो राजा थे धारसेन, उन्हीं के शिलालेखों में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता ग्रहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा है। क्या कहा है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कहा है। आगे देखते हैं। आगे है कि राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के परिक्रम पूर्ण चरित्रों तथा कथाओं का वर्णन भी किया करते थे। क्या है कि इसी तरह से जिस तरह से सभा में सुनाया करते थे, सभी को श्रृंगार काल के आदि के दोहे जो थे वो सुनाया करते थे, और अपने आश्रयदाता में जहाँ वो आराम करते थे राजाओं के पराक्रम पूर्ण की चरित्रों, राजाओं की कथाओं को सुनाते थे, उनके चरित्र का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। आगे देखते हैं। ये थी आदिकाल की भूमिका। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। क्या है कि जो रचना थी वो काव्य भाषा है। अगला पॉइंट है कि पुरानी हिंदी को व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अर्थात अपभ्रंश अर्थात ब्रज खड़ी बोली का है। क्या है? खड़ी बोली का है। ये कुछ प्रश्न शामिल हो गए हैं, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं। आदिकाल का नामकरण। कि आदिकाल का नामकरण क्या है, किसने क्या रखा है, किसने क्या कहा है, तो चलिए देखते हैं। चारण काल किसने कहा है? चारण काल जो कहा है वो कहा है ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। उसके बाद प्रारंभिक काल जो है वो किसने कहा है? वो कहा है मिश्रबंधु ने। किसने कहा है? मिश्रबंधु ने। बीजप्पन काल किसने कहा है? बीजप्पन काल जो है वो कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल जो है वो कहा है पंडित राहुल शंकरत्यायन ने। किसने कहा है? सीमांत काल जो कहा है वो कहा है पंडित राहुल शंकरत्यायन ने। वीर काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। संधि काल एवं चारण काल का नाम किसने दिया है? संधि
काल एवं चारण काल जो नाम है वो दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल किसने दिया है? सुमन राजे ने दिया है। किसने दिया है? सुमन राजे ने दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो है चारण काल, ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने कहा। बीजप्पन काल भी कभी कभी पूछा जाता है, ये वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा काल भी पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत भी पूछा गया है, राहुल शंकरत्यायन ने। वीर काल भी पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ ने। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आधार काल सुमन राजे ने। ये था आदिकाल का नामकरण। क्या था? नामकरण। कौन से कवि ने, किस आचार्य ने क्या नाम आदिकाल का रखा, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्या है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या थीं। एक बार देखते हैं, हम लोग प्रवृत्तियों पर नजर डालते हैं। क्या थी आदिकाल की प्रवृत्तियां? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, अप्रामाणिक रचनाएं, युद्ध का सजीव वर्णन। क्या था? युद्ध का सजीव वर्णन, शकुंचता, राष्ट्रीयता, वीर काव्य एवं श्रृंगार रस काव्य, जनजीवन के चित्रण का अभाव, डिंगल भाषा का प्रयोग, फुटकल साहित्य और स्त्री केंद्रित साहित्य। ये थी आदिकाल की प्रवृत्तियां। एक बार फिर देखते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऐतिहासिक का अभाव, अप्रामाणिक रचनाएं, युद्ध का सजीव वर्णन, संकुचित राष्ट्रीयता, वीर काव्य तथा श्रृंगार रस काव्य, जनजीवन चित्रण का अभाव, डिंगल भाषा का प्रयोग, फुटकल साहित्य और स्त्री केंद्रित साहित्य। ये थी आदिकाल की प्रवृत्तियां। ये सारे मिलकर हमारा आदिकाल का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं कि आदिकाल जो है साहित्य के 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। वो भाग कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। क्या है? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं, एक नज़र डालते हैं धार्मिक साहित्य पर। धार्मिक साहित्य में क्या है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को सम्मिलित किया गया है। धार्मिक साहित्य में किस किस को सम्मिलित किया गया है? सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को। आगे देखते हैं। आगे है लौकिक साहित्य। क्या है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत 8 रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी रचनाओं को? 8। आगे देखेंगे ये बुक कौन कौन सी रचनाएं हैं। और रासो साहित्य। क्या है? रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत वीर परंपरा के काव्य को रखा गया है। किसके काव्य को रखा गया है? वीर परंपरा के काव्य को रखा गया है। आगे देखते हैं अपभ्रंश की रचनाएं। क्या है? अपभ्रंश रचनाएं। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं। कौन कौन से बंद मिलते हैं? 3 प्रकार के बंद मिलते हैं। दोहा बंद, पद्धतियां बंद, गेहे बंद, गेहे पद बंद। उसके अपभ्रंश की रचनाएं सबसे पहले किसने की हैं? स्वयंभू ने। किसने की हैं? स्वयंभू ने। और आदिकाल के सबसे पहले जो कवि हैं वो हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। इनके बारे में हम देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू 8वीं शती के, स्वयंभू जो हैं किस शताब्दी के कवि हैं? इनको 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। 8वीं सदी के 783 ईस्वी के आसपास के ये विद्वान थे। आगे देखते हैं। आगे है स्वयंभू को
स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा जाता है, यह माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? परमचर्यु, ऋठोड़मी चर्यु, स्वयंभू छंद। क्या है? स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसको कहा जाता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? अपना आंसर होगा स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है? देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के परिमचरित को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। किसने पूरा किया? परिमचर्यु को किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। परिमचर्यु में राम का चरित्र के वर्णन का विस्तार मिलता है, वर्णन मिलता है। आगे